बात करने की बात हुई थी जो है, तो मैं चाहता हूं कि इसमें जो है, चूंकि प्रतिभागी के तौर पे अजय कुमार जी रहे हैं, तो मैं चाहता हूं कि अजय कुमार जी अपनी पूरी बात रखें। धर्मवीर जी भी बाद ज्वाइन फिर किए। हमारे वेलकम धर्मवीर जी। नमस्कार नमस्कार भाई, सब नमस्कार लोगों को सर। नमस्कार। धर्मवीर सर वेलकम वेलकम। जैन भाई, सब लोगों को नमस्कार। धर्मवीर सर अपना परिचय दे दें, सबका परिचय हो गया है। मैं आगे जाइए। मैं धर्मवीर बघेल हूँ और अलीगढ़ से बिलोंग करता हूँ। अलीगढ़ से, उत्तर प्रदेश में अलीगढ़ है, वहाँ से बिलोंग करता हूँ। और अभी दिल्ली पुलिस में इंस्पेक्टर हूँ और थाना ओखला में तैनात हूँ। धन्यवाद सर, धन्यवाद। तो सभी का एक बार फिर से वेलकम। और अभी आज का जो मीटिंग बुलाया गया है, वो जो यूपी में चल रहा है, टीचरों की वैकेंसी में 69,000 वैकेंसी में जो भी प्रॉब्लम हुई है, बहुत सारी समस्याएं हो गई है, उसमें बहुत सारे लोगों को जो रोजगार मिल सकता था, जो टीचर में सिलेक्शन हो सकता था, वो किसी भी कारण से कुछ करप्शन बोलो, कुछ भी बोलो आप, जो भाई साहब एक एमआरसी के बारे में बात कर रहे थे, इस तरह के रीजंस हैं जिनसे उनको बहुत सारे लोगों को जॉब नहीं मिल पाया। तो उसी विषय पे आज चर्चा के लिए आप सब लोगों को इनवाइट किया है कि आप अपने अपने विचार रखिए। जितनी नॉलेज आपको इस सब्जेक्ट में है उसको आप शेयर कीजिए, ताकि जिनको नहीं पता है वो भी जाने कि हमारी लड़ाई सिस्टम से कितनी है, किस तरह से हम इसको लड़ सकते हैं, और सिस्टम हमारे साथ किस तरह की धोखाधड़ी कर रहा है। क्योंकि हमें आज नहीं तो कल सिस्टम से लड़ना तो पड़ेगा ही। हम कब तक चुप बैठेंगे? आने वाली पीढ़ियां हमसे पूछेंगी, अगर हम आज नहीं लड़ रहे तो कल को वो कमजोर पड़ जाएंगे। तो इसलिए लड़ाई तो कहीं से शुरू करनी ही पड़ेगी। हम करें या हमारी आने वाली पीढ़ी करे। हम अभी कर देंगे तो शायद आने वाली पीढ़ी के लिए लड़ाई थोड़ी आसान हो जाएगी। तो इसलिए आज ही हमें विचार करना पड़ेगा, और इस तरह की मीटिंग का आयोजन हम बार बार करते रहेंगे। हम चाहेंगे आने वाली मीटिंगों में भी बहुत ज्यादा से ज्यादा लोग पार्टिसिपेट करें और अपने विचार रखें। और चाहे आप किसी भी सामाजिक संगठन से, समाज में बहुत सारे संगठन हैं, हो सकता है हम मेरे भाई किसी एक ग्रुप से बिलोंग करते हो, तो इस बात का कोई संकोच मत कीजिए। ये हमारा कोई ग्रुप नहीं है, ये सिर्फ समाज एक फ्री मंच है आप सबको बोलने के लिए। यहाँ पे किसी के लिए कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। कोई ये ना सोचे कि हम कोई नया ग्रुप बनाने वाले हैं। हमारा कोई ग्रुप नहीं है। हम फ्रीलांसर हैं, एक तरह से फ्रीलांसर कार्यकर्ता हैं जो समाज के हर एक विचारधारा को इस मंच पे डिस्कस करना चाहते हैं। तो आप लोगों को यहाँ पर बोलने के लिए पूरा स्वतंत्र है। समाज की समस्याओं के लिए, समाज के लोगों की जो प्रॉब्लम्स आ रही है उसको दूर करने के लिए अपनी विचारधारा को। आज का जो सब्जेक्ट है वो सिर्फ नौकरी, जो वैकेंसी है जो टीचर्स की, उसी के बारे में है। तो हम चाहेंगे ज्यादा से ज्यादा हम उसी पे फोकस लेके बात करें। दूसरी इधर उधर बातें करेंगे तो टाइम ज्यादा वेस्ट होगा। तो जिस सब्जेक्ट के लिए आप भाइयों को इनवाइट किया गया है, प्लीज अपने विचार, अपनी रोशनी उसी सब्जेक्ट पे डालिए। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले मैं एक भाई साहब एमआरसी के बारे में बात कर रहे थे, मैं उन्हीं को इनवाइट करूंगा। भाई साहब अजय कुमार पाल जी हैं, जो हरदोई जनपद से हैं। मैं चाहता हूं कि अजय जी अपनी बात एमआरसी की बात जो है रखें। अजय जी, मैं हरदोई जनपद से नहीं, लखीमपुर खीरी से हूँ। हाँ जी सर। जी। कल मैं अब 1-1.5 साल पहले 69,000 भर्ती आई थी, शिक्षक भर्ती यूपी की। बाकी के लोग अपना माइक ऑफ कर ले प्लीज, क्योंकि मैं सबका करता हूं तो फिर सबका हो जाता है, एक का करना मुश्किल हो रहा है। कुछ भी थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आ रही है, बाद में देखेंगे इसके बारे में। पर अभी आप सेल्फ अपना माइक ऑफ कर लीजिए प्लीज, ताकि डिस्टरबेंस ना हो। अभी 1.5 साल पहले लगभग 69,000 पोस्ट आई थी। भाई साहब आपका वीडियो नहीं आ रहा। जी हाँ, वीडियो हाँ आ होगा। 69,000 जो वैकेंसी आई थी 1.5 साल पहले, उसमें पेपर भी हुआ। इसमें कई मुद्दे आ गए। वर्तमान में जो स्थिति है वो अब पेपर लीक की जा रही है। पहले एमआरसी के बारे में बात कर लें, क्योंकि हो सकता है सरकार पेपर लीक के बहाने में भर्ती पूरी कर ले और जो जिनका आरक्षण है वो भी खा जाए। पेपर हुआ था 6 जनवरी 2019 को।
पेपर के बाद अगले दिन सरकार ने कट ऑफ लगाई 90-97। इसमें से बहुत लोग जानते होंगे, शिक्षक भर्ती के बारे में बहुत लोग जानते होंगे, शायद इसमें से 1-2 लोग जानते भी होंगे। 6 जनवरी को कट ऑफ लगाई, सॉरी 7 जनवरी को कट ऑफ लगाई 90-97, जिसमें से शिक्षा मित्र चले गए कोर्ट सिंगल बेंच में 40-45 के फेवर के लिए, क्योंकि 68,500 में 40-45 कट ऑफ लगाया गया था। और वो पेपर जो था वो थ्योरिकल था, ए ऑब्जेक्टिव था, जिसमें सिर्फ टिक लगाने थे, गोला भरना था। उसके बाद सिंगल बेंच ने 40-45 पर ऑर्डर दे दिया। फिर हम लोग गए डबल बेंच, जो 97 पर पास कैंडिडेट थे डबल बेंच गए। इसके बाद डबल बेंच ने बताया कि 90-97 पर भर्ती पूरी हो। उसके बाद रिजल्ट जारी किया जाता है। रिजल्ट शुरुआत है अभी तो नई दुकान खोली है। सरकार बहुत ही चालाकी से एमआरसी को लागू कर देती है, जिससे जो आरक्षित वर्ग है उनका सिलेक्शन रुक रहा है। कम से कम 15,000 लोग इससे प्रभावित हो रहे हैं। ओबीसी जिसमें सबसे ज्यादा प्रभावित जो समाज है वो ओबीसी का है। अनारक्षित जो सीटें थी 35,500 थी उस पर। हेलो सॉरी भाई, थोड़ा प्लीज आपका माइक ऑफ कर लीजिए, क्योंकि डिस्टरबेंस थोड़ा ज्यादा हो रहा है। हाँ, जो अनारक्षित सीटें होती हैं वो 34,500। महिपाल जी म्यूट कर लीजिए अपना। महिपाल जी आपकी आवाज आ रही है, आप म्यूट कर लें। जी जी भैया प्लीज रिक्वेस्ट है, आप थोड़ा म्यूट कर लीजिए। हाँ जी 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 हाँ बताएं जी जी बताएं। क्या ईयरफोन जो अनारक्षित सीटें होती हैं इसमें थी 69,000 के सापेक्ष 34,500 अनारक्षित सीटें थी। उस पर तो सभी लोग फाइट कर सकते थे, जो भी ज्यादा हो जाएगा। लेकिन सरकार ने बहुत ही चालाकी से सभी को कैटेगरी में ही रखा, जिससे जो स्वर्ण लोग हैं उन्हें ज्यादा फायदा हो गया, उन्हें सीटें बहुत 34,500। और जो ओबीसी तबका था वो बिल्कुल अपनी सीटों पर रहा, जिसमें 17,000 उनकी कुछ पोस्टें हो रही थी उस पर ही रहा। इससे लगभग जो ओवरलैपिंग होनी थी ओबीसी की 15,000 के समथिंग वो रुक गए, जिससे 15,000 लोग प्रभावित हो गए। इसमें हमारे समाज के बहुत लोग प्रभावित हुए हैं। यार वो नहीं है यार ईयरफोन यार, कहीं जुगाड़ करो यार। हेलो हाँ जी आप बोलिए सर। जिसमें हमने एक ग्रुप भी बनाया है, व्हाट्सएप ग्रुप, जो एमआरसी प्रभावित के नाम से है, पाल समाज एमआरसी प्रभावित रेट। जिसमें हम लोग सोच रहे थे कि डबल बेंच जाएंगे, पाल समाज जो ज्यादा से ज्यादा जुड़ जाए जो एमआरसी से प्रभावित हुआ, जिसमें लगभग 30 से 35 लोग हो भी गए हैं, जिसमें रामपाल गुरु जी नोएडा के हैं, उन्होंने तो ग्रुप बनाया था। खैर उसके बाद हमने भी बहुत लोगों को जोड़े और जो भी जुड़ता गया उसे ग्रुप एडमिन बनाते गए, जिससे हुआ है कि आज 35 लोग उस ग्रुप पर जुड़ गए हैं। धीरे धीरे जो भी 90-97 पर पास है लेकिन एमआरसी की वजह से रुके हुए हैं कैंडिडेट हैं, वो जुड़ते जा रहे हैं। फिलहाल वर्तमान में तो परिस्थिति ऐसी है 69,000 शिक्षक भर्ती के, जिसमें कुछ कहा नहीं जा सकता। इसलिए हम अब आगे नहीं बढ़ रहे हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है, आप लोग देखते होंगे 69,000 शिक्षक भर्ती में एक ऐसा टॉपर निकला है जिसे राष्ट्रपति का नाम तक नहीं पता है। इसमें बहुत भयंकर धांधली हुई है। एमआरसी तो चलो बाद का मुद्दा है, लेकिन धांधली का जो मुद्दा है इसमें सभी विपक्षी पार्टियां वो भी एक्टिव हो गई हैं। इसमें धांधली का इस तरह था, जब 6 जनवरी को पेपर हुआ था, उसके पेपर देने के बाद लोगों के व्हाट्सएप ग्रुप पर पेपर की आंसर की थी। उस आंसर की में सभी क्वेश्चन वही मैच कर रहे थे जो भर्ती में आए थे, जो पेपर हुआ था शिक्षक भर्ती का। इससे ये अनुमान आप लोग लगा सकते हैं, इसमें कम से कम बैकडोर से 20,000 या 15 से 20,000 लोगों की बैक एंट्री दी गई है। आज जांच भी हो रही है, कई लोग पकड़े जा रहे हैं। एसटीएफ आज प्रशासन ने एसटीएफ को जांच भी सौंप दी है। फिलहाल अब देखो इस भर्ती का भविष्य क्या हो, लेकिन अगर ये हो सकता है सरकार जांच कराने के बहाने भर्ती भी करा ले। इसलिए हमें जितना भी ओबीसी समाज है उसे संगठित रहना होगा। ज्यादा से ज्यादा सरकार पर दबाव बनाना होगा, जिससे नई जो लिस्ट आए वो एमआरसी से ना होकर चयन सूची स्टेट वाइज से बने, जिसमें ओवरलैपिंग। धन्यवाद। थैंक यू अजय पाल जी, आपने बहुत ही इम्पोर्टेंट बातें की हैं जो शायद बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं है। ओवरलैपिंग हुआ, एमआरसी हुआ, तो इसमें जब तक हमें नॉलेज नहीं होगी किसी चीज़ की तब तक हम ऑब्जेक्ट भी नहीं कर पाएंगे। सबसे पहले ज़रूरी है कि हमें बहुत सारी चीज़ों की नॉलेज होनी चाहिए कि किस वजह से क्या हो रहा है। अगर हमें वजह ही पता नहीं होगी तो हम कोई लड़ाई लड़ ही नहीं पाएंगे।
तो इससे इससे सबसे पहले हमें किसी चीज की वजह जानना बहुत जरूरी है, और इसीलिए हमारा मकसद भी यही है कि इस मीटिंग में हम आए, तो जिन लोगों को जो वजह नहीं मालूम कि आखिर हो क्या रहा है, वो लड़ाई क्या लड़ेंगे, तो अक्सर यही होता जी है हमारे सर, मैं समाज में। बताना चाहूंगा इस समय बहुत ज्वलंत मुद्दा है पूरा यूपी में। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। नहीं सर, अभी भी बहुत सारे लोगों को कुछ वजह नहीं मालूम कि आखिर इसके इंटरनल चीजें क्या हैं, इंटरनल पॉइंट्स क्या हैं, जी जिसकी वजह से ये मुद्दा जी और ज्यादा गर्म हो रहा है। तो हमारे समाज की सबसे बड़ी जो कमजोरी है वो है जानकारी। ज्यादा जानकारी होती नहीं, इसीलिए लड़ाई हम लड़ते नहीं। जब तक हमें पूरी जानकारी नहीं होगी, हम उस मुद्दे की लड़ाई लड़ने में असमर्थ रहेंगे। तो हमारा ये प्रयास हमेशा रहेगा कि हम ज्यादा पेन से लाओ, ज्यादा लोगों को इस कागज लाओ, प्लेटफॉर्म पे और बुलाएं लिखने और पड़ेगा ज्यादा से इनको, ज्यादा जानकारी कलेक्ट करें और उत्तर लोगों मिलेगा। को जानकारी दें। इसी कड़ी में मैं आगे जोड़ना चाहूंगा विनय कुमार पाल जी, जो एडवोकेट भी हैं। तो ये लीगली हम इस मुद्दे को किस तरह से ले सकते हैं, और आपका ओपिनियन क्या है कि सर हम इसको और स्ट्रांग तरीके से इस लड़ाई को लड़ें? विनय कुमार पाल जी, जी, सर बताइए, कुछ आइडिया दीजिए। देखिए 69,000 की जो ये भर्ती है, तो सरकार की जो योजना थी उस योजनाबद्ध तरीके से इस भर्ती को वो कर रहे थे। जनरल कैटेगरी के लोगों को ज़्यादा भर्ती कराना, और इसको जो हमारा बैकवर्ड का छात्र है उसको जनरल में फाइट करना, तो ओवरलैपिंग की जो व्यवस्था थी उन्होंने उसको ओवरलोप कर दिया। अच्छा, जो आपका वो आना चाहिए, जो आपकी जो लिस्ट आती है वो सुबह आती है, जो एक दिन पहले आ जाना चाहिए। जो प्रदेश वाइज उन्होंने लिस्ट बनाया उसका 22,000 छात्रों की, हमारे ओबीसी के जो छात्र हैं उनको 22,000 छात्रों को घाटा हो रहा था। और जो शिक्षा मित्रों की बात है, जहाँ शिक्षा मित्र तो उनको 25 नंबर तो ऑटोमेटिक दे ही रखे थे उन्होंने। अगर अगर मान लीजिए बुंदेलखंड के चित्रकूट में 68% वाला ओबीसी का छात्र यहाँ फाइट कर रहा है, तो हरदोई में 64% क्यों? तो हमारे छात्रों को 68% ही वहां भी होना चाहिए। तो जिस तरह ये जो कैटेगरी में छात्रों ने वो रख दिया कि अपना पहले जिला इम्पोर्टेंट है, तो उस बिहाफ पे जो जनरल के लड़के थे उनको हर जगह सीट अवेलेबल मिल गई और वो ओवरलैप नहीं होने पाया। अब क्या है कि इसमें जो नकल प्रणाली है, जैसे धर्मेंद्र पटेल जी का है, हाई स्कूल में 3 बार फेल, नाम है उनका धर्मेंद्र पटेल, नंबर पाए फेलम फेल। तो हम उनके लिए ये है कि इस तरह की जो सेंटर हैं, जैसे हमारे ही जिले में 2 सेंटर हैं, चित्रकूट इंटर कॉलेज, बीजेपी के पूर्व सांसद का उसमें प्रबंधक हैं वो, और बीजेपी के वर्तमान वो नेता रणवीर सिंह चौहान वहाँ के प्रधानाचार्य हैं। इसी तरह अशोक कुमार गुप्ता हैं, आरएसएस का विद्यालय है वो, उनमें एकदम खुली नकल हुई। तो इन इन विद्यालयों में जैसे 15 दिन बाद जो बच्चा टीटी में इतने नंबर पाया, 15 दिन बाद सुपर टीटी में उनका 120 135 कैसे आ गया? तो हम ये चाहते हैं कि इनकी जांच होनी चाहिए। भाई लीगल जो लड़का है पढ़ने लिखने वाला, उसको नौकरी नहीं मिलेगी, और आपके डीजे बजाने वालों को, और जैसे आपके कौशाम्बी जैसे पहले नौकरी मिलती थी हाई स्कूल इंटर हाई कौशाम्बी ये सब चीजों में, तो वहाँ ज्यादा नंबर गेन कर लेते थे लोग। तो हमारी सरकार से तो यही मांग है, बैकवर्ड, मैं उत्तर प्रदेश प्रदेश सचिव के नाते ऑल इंडिया बैकवर्ड क्लास फेडरेशन नई दिल्ली का मैं प्रदेश सचिव बैकवर्डों का हूँ, इसलिए मैं बैकवर्ड अपने संगठन के माध्यम से ये मांग करता हूँ कि जो ये जांच होनी चाहिए, तो परीक्षा प्रणाली से लेकर और परीक्षा सेंटरों से बच्चों की जो ये है, तो उनकी पूरी जांच होनी चाहिए। उस जांच के बाद जो भी उसमें पात्र होगा वो नौकरी पाए, अन्यथा कोई जरूरी नहीं कि ना। भाई मात्र समाज के बच्चों को पढ़ने का मतलब ये नहीं है कि नौकरी पाना, नौकरी पाने का मतलब नौकर बनना, नौकर बनना ही श्रेय नहीं है। ऐसी पढ़ाई करिए जिसमें आप सारगर्भित कुछ समाज को दे सकें, समाज के लिए कुछ काम कर सकें। और सबसे बड़ी कमी है हमारे समाज में आजकल, मैं
69,000 तो ठीक है वैकेंसी है, उसमें हमें चर्चा करना है, लेकिन मैं एक इसी वीडियो के माध्यम से ये बता देना चाहता हूँ कि आजकल हमारे संगठन में जो इतने संगठन बना लिए हैं आज के नौजवान हमारे क्रांतिकारी लोग, तो 18 साल से नीचे जो छात्र है ज्यादातर सोशल मीडिया में वही एक्टिव आपको नजर आएगा, क्योंकि पढ़ने में उनका दिमाग डाइवर्ट करने का जो श्रेय है हमारे ही नेताओं का है। तो मैं ये भी आपके माध्यम से ये मैं संदेश देना चाहता हूँ कि ऐसा कोई भी संगठन और ऐसी भी कोई राजनीतिक पार्टी अगर हमारे समाज के किसी भी विद्यार्थी को 18 साल से नीचे है और वो कम जानकार है, अगर उनको इन्वॉल्व करता है इस संगठन के खिलाफ, आप लोगों को मुहिम चलाना पड़ेगा। इसके लिए लीगल जो भी वो होगा मैं आपको करने को तैयार हूँ, क्योंकि मैं ये देख रहा हूँ कि लोग भटकाव की ओर हैं। नौजवानों को छात्रों को हमारे पढ़ने लिखने के बारे में बताने से अच्छा वो संगठन की शिक्षा ज्यादा दे रहे हैं। तो मैं चाहता हूं कि ऐसे संगठनों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसे संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्षों और लोगों को एक कठोर दंड मिलना चाहिए, जिससे वो सबक सीख जाए और हमारे नौजवानों को एक पढ़ने लिखने की जो सीख है वो मिलनी चाहिए। मैं और लोगों के विचार सुनूंगा, और मैं तो आज सुनने के लिए लाइव आया हूँ, और मैं बोलता बहुत जगह रहता हूँ, ऐसी कोई बात नहीं। धन्यवाद आप विनय जी, धन्यवाद जी। विनय जी, धन्यवाद आपको। आपने बहुत सही बात कही जो है, आपने समाज के युवाओं के विकास पर प्रकाश डाला। आपने बहुत महत्वपूर्ण विषय ये रखा कि जो है 18 साल से कम उम्र के बच्चों को इस तरह के संगठनों में ना लिया जाए, और निश्चित तौर पर वो उम्र उनके एकेडमिक एजुकेशन की होती है, और हमें बल्कि चाहे राजनीतिक संगठन हो या सामाजिक संगठन हो, हमें उन बच्चों को एकेडमिक एजुकेशन या प्रोफेशनल एजुकेशन के लिए वो सपोर्ट करने की जरूरत होती है और करना चाहिए। बिल्कुल, ये आपने जो नैतिक जिम्मेदारी की बात कही, इसके लिए हम आपका हृदय से आभार और धन्यवाद करते हैं, और ये हम सबकी नैतिक जिम्मेदारी है कि इस बात को हम लोग। और दूसरी बात ये है कि आज सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर हुआ है सुप्रीम कोर्ट से, जिसमें 37,339 शिक्षा मित्रों की सीट छोड़कर 31,661 सीट पर भर्ती करना है। इस बारे में मैं चाहता हूं कि कुछ प्रकाश डाला जाए, ये किस तरह से की जाएगी? अभी जो भाई हमारे जो विद्यार्थी शिक्षा मित्र हैं वो पास ही नहीं होंगे तो भारतीय सरकार कैसे करेगी? तो सरकार नहीं चाहती कि भर्ती हो, सरकार की मंशा कहीं भी नहीं लग रही कि ये भर्ती होनी चाहिए। भर्ती को रोकने का ये सब सरकार के द्वारा ही ये सब रिट दाखिल कराई जा रही है, सरकार के द्वारा ही लड़कों को वो किया जा रहा है। लेकिन जो लीगल जांच है वो जांच होनी चाहिए, बस जांच होने के बाद जो रिजल्ट आए वो सही रहे। ये सरकार की मंशा से काम हो रहा है। सर वेरी धर्मवीर बघेल साहब, आप सर प्रकाश डालें इस पर। धर्मवीर बघेल साहब। सर धर्मवीर सर, आपको आवाज सुनाई दे रही है? अब आप अपना माइक अनम्यूट करिए सर, माइक अनम्यूट करिए। हाँ सर, बताइए इसके बारे में जो चर्चा का विषय है आज। डॉक्टर साहब पूछ रहे थे अभी क्या? हमने कहा इसका इन बिंदुओं पर थोड़ा सा सर आप प्रकाश डालें। मैं ये आज का पहले तो मेरी जो आज इस मीटिंग में है तमाम सब लोगों को मेरा नमस्कार, और विशेष तरह केपी जी का बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने ये सारी मीटिंग अरेंज करी। आज का जो मुद्दा है वो पिछली बार एक बार ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं हम लोग, लेकिन उस टाइम जो सदस्य थे वो कम थे, लेकिन आज काफ़ी सदस्यों की संख्या बढ़ी हुई है, और जिसमें मैं भी देख रहा हूं कि कुछ अधिवक्ता भी हैं और कुछ आई थिंक ये अजय कुमार साहब हैं, ये भी इसमें शायद निहित हैं क्या? आपने इसमें 69,000 वाले में अजय कुमार पाल जी? जी जी, आप भी इसमें निहित हो? यू आर ऑल्सो वन ऑफ द कैंडिडेट? यस यस। अच्छा, चलो देखो, मेरा तो एक ऐसा वो है मकसद है अभी कि एक सरकार का पक्ष रखना चाहिए, और सरकार का पक्ष जो भी है उसको ठीक ढंग से ही रखना चाहिए। इस मुद्दे पर हम पहले ये कहना चाहेंगे कि ये देखो, जो व्हाट्सएप
और जो टेक्स्ट मीडिया से जो हमारे पास जो इंफॉर्मेशन आई उसको मैं दो बातों में कैटेगराइज करना चाहूंगा। नंबर एक, ये बोला गया है कि ज्यादातर जो कैंडिडेट हैं उनके जो वर्ग थे उनको, अगर कुछ लोगों ने बोला कि भाई उनका नाम गुप्ता है लेकिन वो ओबीसी कैटेगरी में कैसे आ गए। एक तो ये बात ज्यादातर उभर के आई है कि जो नाम के अनुसार उनकी जाति मैच नहीं कर पा रही है। तिवारी एक थी, अर्चना तिवारी। हाँ, अर्चना तिवारी, वही तो कह रहा हूँ। दो तरह से ये ज्यादातर जो आई है, टेक्स्ट मीडिया से, व्हाट्सएप मीडिया से, सोशल साइट से, दो तरह की इसमें वो मेरे को जो नजर आई, मैं वो अपनी बात बताता हूँ कि जो थे, जो नाम के अनुसार उनकी जाति थी वो उसके अनुसार नहीं पाई गई। नंबर दो कि कुछ जातियों का, जैसे ओबीसी के कोटे में जितनी सीट्स आनी चाहिए थी वो इतनी सीट्स आई ही नहीं, और जो जनरल कैटेगरी वाले लोगों को ज्यादा सीटें चली गई। ये दो तरह की भ्रांतियां ही इसमें ज्यादातर देखने को पाई गई हैं। देखो, मैं ये कहना चाहता हूं कि ये एग्जाम जो है, डेट ऑफ एग्जामिनेशन इसकी 6 जनवरी 2019 थी जी। उसके बाद ये सिलेक्शन प्रोसीजर चलता रहता है, और उत्तर प्रदेश एग्जामिनेशन रेगुलेटरी अथॉरिटी होती है जो ज्यादातर, जैसे हमारे यहाँ एसएससी वगैरह सेंट्रल में एसएससी होती है और यूपीएससी होती है, ऐसे ही हर स्टेट वगैरह की जो रेगुलेटरी एग्जामिनेशन की होती है, उन्होंने इसको एग्जाम को कंडक्ट किया। अब हम जो लोग इस मुद्दे को जो उठा रहे हैं, अब मेरी बात थोड़ा ध्यान से सुनिए। क्या किसी कैंडिडेट का कास्ट सर्टिफिकेट इशू करना क्या यूपी एग्जामिनेशन रेगुलेटरी अथॉरिटी का काम है? नहीं। किसी भी कैंडिडेट का कास्ट सर्टिफिकेट इशू करना क्या यूपी एग्जामिनेशन रेगुलेटरी अथॉरिटी का काम है? मेरे जितने भी सदस्य हैं ये सब मेरे से सहमत होंगे कि ये यूपी एग्जामिनेशन रेगुलेटरी अथॉरिटी का काम नहीं है, क्योंकि कास्ट सर्टिफिकेट ज्यादातर इश्यू होते हैं डीएम, पटवारी वगैरह जो लोग हैं वेरीफाई करते हैं फ्रॉम द ग्राउंड रूट लेवल, और उसके बाद डीएम वगैरह दे आर इशूइंग द सर्टिफिकेट। साहब सही है कि नहीं? तहसीलदार। हाँ, जो पटवारी या तहसीलदार हैं, तहसीलदार कहीं कहीं जो एसडीएम वगैरह होते हैं, उप जिलाधिकारी जिसको कहते हैं, हाँ, जिलाधिकारी डीएम वगैरह ही होते हैं। उप जिलाधिकारी एसडीएम। हाँ, एसडीएम हो गया। एसडीएम जो होता है वो तो सब डिविजनल, उसको खंड अधिकारी। हाँ, बस वही हमारे जिस ब्लॉक का वो होता है उस ब्लॉक के अंतर्गत वो उसको। हाँ, चलो वो होगा आपके मतलब एसडीएम है, पर ज्यादातर जो सेंट्रल गवर्नमेंट की जो सरकारी नौकरियां हैं उनमें जो है एसडीएम का नहीं चलता, उनके वहाँ सब जगह डीएम का ही चलता है। डीएम इज द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हु इज इशूइंग द कास्ट सर्टिफिकेट। नंबर एक तो ये है। तो जो एग्जामिनेशन रेगुलेटरी अथॉरिटी को इस मुद्दे के लिए आप उसको दोषी ठहराएं कि भाई इसमें इसका घपला है, तो ये बात कहीं तक पचने वाली नहीं है। नंबर दूसरी बात कि जो ओवरलैपिंग की बात जो हो रही है, ओवरलैपिंग की बात चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के जो रिजर्वेशन की जो कोटे हैं कि भाई 27% रिजर्वेशन कोटा ओबीसी को मिलेगा, 7.5% कोटा एसटी को मिलेगा, और 12% कोटा हमारा एससी को मिलेगा, और जो इकोनॉमिक वीकर सेक्शंस हैं 10% का कोटा उनको मिलेगा, जो आर इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन है जो अपर कास्ट में होते हैं। अगर इसके अनुसार आप लगाओ तो 69,000 का आप कैलकुलेशन लगाइए कि 69,000 मान लो 70,000 है, तो 70 का 27% के हिसाब से लगाओ कितनी कैटेगरी इसके अंदर आती है, कितने कैंडिडेट हमारे सिलेक्शन होने चाहिए। मैं बाद में करता हूँ प्रधान जी, बाद में करूंगा आपको, ठीक है ना? 18,000 के समथिंग, 18,000 के समथिंग है। अब ये आप आइए, दो चीजों पे मुद्दे पे आता हूं मैं। पहले इन्होंने जो कट ऑफ रखी थी वो ओबीसी की कट ऑफ 40% करीब रखी थी, और जो जनरल कैटेगरी की थी वो 60 से 65 रखी थी। लेकिन जो जब धीरे धीरे बात आ गई कि नहीं भाई कैंडिडेट ज्यादा हो रहे हैं, क्योंकि करीब करीब इसमें एग्जाम हुआ करीब 4,31,496 कैंडिडेट रजिस्टर्ड हुए। आप यू कैन नोट डाउन द डाटा। टोटल जो थे रजिस्टर्ड हुए 4,31,496 लोगों ने एग्जाम के लिए रजिस्टर्ड किए, जिसमें 4,09,530 ने एग्जाम दिया,
और इसमें 1,46,060 लोग करीब करीब डिक्लेयर हुए, सेलेक्ट हुए, जिनमें से सिलेक्शन खाली इन्होंने किया 69,000 लोगों का। 69,000 लोगों में से अब देखो एसटी का जो कोटा बताता हूं मैं, एसटी के कोटे में इन्होंने कोई ओवरलैपिंग नहीं करी। जो इनका वो था कोटा, उनको 1,133 जो कैंडिडेट थे, जो उनको एसटी का कोई टच नहीं किया बिल्कुल भी कहीं। किसी आदमी का एसटी का कोटा उन्होंने रिजर्व रखा करीब करीब, उसमें कोई एक भी न तो कम किया न ज्यादा किया। अब जो रह गए वो 67,818 लोग रह गए। 67,868 में से आप लगा लो ओबीसी लगा लो या कैटेगरी उसकी सवर्ण वालों लगा लो, वो सारे कैंडिडेट्स के अंदर आ जाओ। अब इसमें जो बताते हैं कि ओवरलैपिंग हुई, ओवरलैपिंग क्या हुई, जब कैंडिडेट ज्यादा हो गए, 1.5 साल से नई बात हुई, तो ये चले गए कोर्ट में। कोर्ट ने बोला कि भाई विद इन 6 मंथ यू हैव टू, आप इसको पूरी फॉर्मेलिटी को पूरा कंप्लीट करिए। अब ओवरलैपिंग की जो बात आ रही है कि जब इन्होंने ओबीसी का जो कैंडिडेट है, ओबीसी का कैंडिडेट को जितने आने चाहिए आप उसका रिजल्ट उठा के देखो कितने कम और कितने ज्यादा हो रहे हैं, उसमें इतना ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। अभी जो है ये लोग हाई कोर्ट में चले गए। हाई कोर्ट में एक सिंगल बेंच ने, जो आलोक माथुर साहब हैं, लखनऊ की जो बेंच है, उन्होंने इनको स्टे दे दिया है खाली 2 ही कैटेगरी के ऊपर। नंबर 1, उन्होंने 2 पॉइंट उठाए कि जो कुछ क्वेश्चंस थे और जो उनके आंसर थे, अगर कोई क्वेश्चन है तो वो एम्बिगुअस था, और अगर उसका कोई रिप्लाई देने वाला है तो वो एम्बिगुअस था, क्योंकि वो उसका जो आंसर आना था वो आंसर उसके 4 ऑप्शन में था ही नहीं। नंबर 1। नंबर 2, जो क्वेश्चन का जो इवेल्युएशन हुआ है उस पर उन्होंने 2, मैंने आज पूरा इनका जो जस्टिस साहब का आलोक माथुर जी का आया है, उनको मैंने पढ़ा है पूरा। तो उन्होंने अपने पूरे ऑर्डर को 2 ही बिंदुओं पर केंद्रित करके रखा है। नंबर 1 कि कुछ क्वेश्चन से एम्बिगुअस थे, तो उनके आंसर से एम्बिगुअस थे, तो वो जो ऐसे जो पाए गए वो ऐसे 3 या 4 क्वेश्चन से भी पाए गए। और लास्ट में जब वो कहते हैं कि भाई जो क्वेश्चंस का जो इवैल्यूएशन है वो तरीके से नहीं हो पाया, तो उन्होंने एक नॉर्मल चीज में उन्होंने यूजीसी को लिखी है, यूजी के सेक्रेटरी को लिख दिया है कि भाई विद इन 10 डेज आप इनको फाइनलाइज करके दीजिए। तो मेरा कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि अगर जो लोग गए हैं और स्टेज से लिया है, तो जो मुद्दा हमारा आज है उस मुद्दे पे कोई भी स्टे नहीं हुआ है। एमआरसी से रिलेटेड इसमें कोई पॉइंट नहीं है, कोई पॉइंट नहीं है। ओनली 2 पॉइंट्स दे हैव कंसीडर्ड। नंबर 1 कि सम ऑफ द क्वेश्चंस एंड सम ऑफ द आंसर्स आर एम्बिगुअस। इफ एनी कैंडिडेट वांट टू go for the questions, so he is not finding the proper answer in it. Because of that there are some ambiguity in the questions and answer. Because of that these candidate were harassed. क्यों हरास हुए कि जिस बंदे को, जो बंदा 1 नंबर से रह गया और वो उसका आंसर अगर सही होता, अगर उसका क्वेश्चन और आंसर सही मैच कर जाता, वो उसको दे दे तो उस बंदे का सिलेक्शन हो जाता। और क्वेश्चन के पेपर का जो इवैल्यूएशन हुआ वो सही ढंग से नहीं हुआ, तो उन्होंने दे हैव ऑलरेडी गिवन टू द सेक्रेटरी ऑफ यूजीसी टू फाइल द रिपोर्ट विद इन 10 डेज। तो जो दोनों मुद्दे हैं, जो कि भाई ओवरलैपिंग हुई, कास्ट का सही तरह से रिप्रेजेंटेशन रिजल्ट में नहीं आया, वो दोनों चीजें बात में यहाँ पे नहीं है। अभी के जो यूपी सरकार भी है, यूपी सरकार ने भी उसके खिलाफ गई है। जो आलोक माथुर साहब ने एक जजमेंट दिया है उसके आधार पर ये यूपी सरकार भी जाएगी, और ऑलरेडी उन्होंने रिट पिटीशन वगैरह अपनी जो रिप्लाई है उन्होंने फाइल कर दिया है। तो लेट अस होप फॉर द बेस्ट। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, प्रैक्टिकल जो लीगल सिचुएशन है वो आज की डेट में ये सिचुएशन है। अब हम अपने मुद्दे पे आते हैं। ये जो आज हुआ है, ये इसका दोनों तरफ से मैं लेता हूं कि भाई इसके प्रोज भी हो सकते हैं और इसके कॉन्स भी हो सकते हैं। ऐसी बात नहीं है, आप दोनों तरफ से जाएं तो हम दोनों तरफ से देखते हैं।
कि मान लो जिन बंदों का इलेक्शन होना था तो उन्होंने तो बहुत सारी आशाएं थी। अगर हम इस चीज को टोटलिटी पे हम स्टे ले लेते हैं, इट विल बी हैजार्डियस टू दोज पर्संस, उन लोगों के लिए बहुत निराशा की बात होगी जिनके ऑलरेडी सिलेक्शन हुए पड़े हैं, क्योंकि उनकी जो खुशियां हैं वो आशा हैं बिल्कुल निराशा में बदल जाएंगी। तो मैं तो एक बहुत ऑप्टिमिस्टिक आदमी हूं, मैं हमेशा चीजों को आशावादी तरीके से देखता हूं, और अगर इस चीज पे मेरे हिसाब से स्टे वगैरह होती है तो उन जो सिलेक्शन हुआ है उन लोगों का, चाहे वो किसी भी कैटेगरी के हों, लेट इट बी जनरल कैटेगरी, लेट इट बी ओबीसी कैटेगरी, लेट इट बी एनी कैटेगरी, उनके लिए बड़ा एक वो होगा। क्योंकि सब जानते हैं कि कुछ लोग कैंडिडेट बिल्कुल लास्ट स्टेज पे होते हैं, उनकी फिर उसके बाद ओवरेज हो जाते हैं। ओवरेज हो जाने से जब पूरी जिंदगी के लिए उन पे कोई नौकरी के लिए ना कहीं फिल कर सकते ना कोई कुछ कर सकते, तो ये जो सारी चीजें हैं ये आशा एक निराशा में बदल जाती चीजें हैं उनके लिए। मान लो अगर ये जो इसमें धांधलेबाजी हुआ है वो एक प्रोसेस के तहत हुई है, तो प्रोसेस के तहत किसी कैंडिडेट को, किसी पूरी भी इंस्टीट्यूशन को एक वो दोषी नहीं ठहराया जा सकता कि नहीं भाई ये सारी चीजें की है। क्योंकि मैंने पहले भी स्केच किया, जो कास्ट सर्टिफिकेट इश्यू करने का जो एंटायर जो प्रोसेस है वो दूसरे आदमी पे है, और उसका जो वेरिफिकेशन वगैरह है वो दूसरे आदमी पे है। इसीलिए कास्ट सर्टिफिकेट के अगर किसी डीएम ने घपलेबाजी करके दी तो उस आदमी ने करी, तो उस डीएम के खिलाफ करो ना। कुछ कैंडिडेट जो होंगे वो जो एसडीएम जिसने वेरिफिकेशन किया है उसके खिलाफ जांच होनी चाहिए। तो मेरा कहने का मतलब है कि दायरा बहुत बढ़ता जाता है। अच्छा, आखिर इसमें नुकसान किसका होगा? नुकसान हमारे बच्चों का होगा। हमारे जो बच्चे स्कूलों में पढ़ते हैं, हमारे बच्चों को अगर अगर 69,000 लोगों की 70,000 लोगों की वैकेंसी अगर फिल नहीं होती है तो उससे इफेक्ट कौन होगी? फर्स्ट तो एजुकेशन स्टैंडर्ड जो होना चाहिए वो ही प्रभावित होगा। उसमें किसके बच्चे होंगे? हमारे और आपके बच्चे होंगे, क्योंकि उन्हीं हमारे और आपके बच्चों को उसके शिक्षक नहीं मिल पा रहा है। उसकी वजह से जो अगर चीजें प्रभावित होंगी तो लास्टली कौन सा होगा? जनता ही होगी नीचे आके। चौथी चीज है कि भाई टीचर का काम, मान लो ये सिलेक्शन हो जाता है, आज की डेट में आप सब लोग जानते हैं जो लोग सरकारी नौकरी करते हैं, आजकल सरकार क्या करती है? सरकार एक नौकरी के लिए भर्ती करती है लेकिन उससे 50 काम करवाती है। आजकल टीचरों का काम खाली एक पढ़ाई लिखाई का ही नहीं रह गया, मिड डे मील करवाना, ठीक है, अभी एनआरसी आने वाला है, एनपीआर आने वाला है, ये आने वाला है, तो बहुत सारी और जो चीजें सरकार की जो है वो सारी चीजें जो आने वाली है वो उनको बहुत तरह रुकावट होती है। तो मतलब जो सरकार के जो काम से हैं वो काम में भी रुकावट आ गई। अगर 70,000 में से अगर मान लो 50,000 कुछ चेंज करना, इधर अंधेरा आ रहा है, फिल हो जाते हैं तो उससे सरकार को जो और सारे काम जो टीचर करते हैं उसको काम को सरकार को करवाने में बड़ी सहूलियत होगी। बढ़िया। अच्छा, दूसरी चीज ये कहना चाहूंगा, मैं इस बात का भी पक्षधर बिल्कुल नहीं हूं कि अगर कोई चीज धांधलेबाजी हुई है, अगर कोई चीज अगर मान लो किसी आदमी को किसी कैंडिडेट को अगर धांधलेबाजी हुई है तो वे ऐसा नहीं कि उसके साथ अन्याय हुआ है। जो अन्याय हुआ है उसको भी, अन्याय जो किसी कैंडिडेट के साथ हुआ है, अगर उसकी कैटेगरी बदली गई है यार, उसको कम उसके मार्क्स मिले हैं, अगर उसका क्वेश्चन पेपर का इवैल्यूएशन हुआ है, तो मैं इस बात का भी बिल्कुल पक्षधर हूं कि अगर किसी आदमी के साथ अन्याय हुआ है तो वो जिस बंदे ने अन्याय किया है उसको ही हैज टू ब्रिंग टू द बुक, उसको भी लाना चाहिए। ऐसा नहीं है किसी आदमी ने कुछ गलत कर दिया तो वो बिल्कुल स्केपगोट हो जाएगा और फ्री हो जाएगा। तो मेरा मतलब ये, अगर किसी आदमी ने कोई गलती करी है तो उसको भी बुक में लाना चाहिए। दूसरी चीज है कि ट्रांसपेरेंसी एक होनी चाहिए। आजकल इतने बड़े लेवल पे सरकार की भी मैं इसमें गलती मानता हूँ। सरकार की गलती क्यों मानता हूँ कि एक साथ इतनी वैकेंसी 70,000 वैकेंसियों को एकोमोडेट करवाना, एग्जाम करवाना और ट्रांसपेरेंसी के साथ करवाना एक बहुत बड़ा हर्डल है। हम अब यहाँ देख रहे हैं कि हमारी मीटिंग में ही 4-5 लोग, हम ज्यादा से ज्यादा 6-7 लोग हैं, लेकिन किसी का माइक म्यूट नहीं है, किसी का म्यूट है, तो इट इज डिस्टर्बिंग टू ऑल द पीपल। तो इसका कहने का मेरे का मतलब है 70,000 लोगों की एक बहुत वाइड सिलेक्शन बहुत बड़ा है। थोड़ा बहुत खामियां सब में हो जाती हैं, ऐसे नहीं हो सकता है। नहीं सर क्षमा चाहूंगा सर, मैं क्षमा चाहूंगा
सरकारी तंत्र है, सरकारी सिस्टम है, सारी चीजें हैं। आप अपने जिलाधिकारी को आप बोल देते हैं कि आपको ये करना है, सारे जिम्मेदार लोग हैं। ये कतई नहीं कहा जा सकता कि एक बड़ा काम है और सरकार के लिए जो है कठिन काम है, ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि इसको हम सेक्टर वाइज डिवाइड कर देते हैं। जब चुनाव आता है लोकसभा का, विधानसभा का, तो वो चुनाव सिस्टमेटिक होते हैं, वहां पर दिक्कतें नहीं आती, लेकिन यहाँ पर ऐसी दिक्कतें क्यों आ रही? तो डॉक्टर मुझे साहब लगता है कि ये मैं बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूँ। चुनाव होता है, चुनाव का एक रिटर्निंग ऑफिसर होता है, वो रिटर्निंग अफसर एक होलसेल इंचार्ज होता है एक प्रीमा जज का, तो ही इज हैविंग द फुल अथॉरिटी टू वर्क अंडर जो उसका जो एआरओ होता है और आरओ होता है। आरओ का मतलब रिटर्निंग अफसर होता है, रिटर्निंग अफसर इज द कैंडिडेट ऑफ डीएम। ठीक है, यहाँ भी तो होते हैं यहाँ सर, की यहाँ भी बना, यहाँ ना यहाँ का जो सिनेरियो है वो बिल्कुल अलग है। आप 70,000 लोगों की मान लो आप करवाओगे 70,000 की कैंडिडेट की, 70,000 कैंडिडेटों की कॉपी भी जचवाओगे ना, तो आदमी जब सुबह से शाम तक कॉपी जाता है तो वो भी ओवरलुक कर जाता है। आई डू एग्री, बिकॉज वी आर द ह्यूमन बीइंग एंड टू एयर इज ह्यूमन। आपने भी पढ़ा होगा शायद, मुझे लगता है इंसान से गलतियां होंगी, हम और आप भी हो। आपको भी अगर 50 आदमी एक साथ एक दिन में देखने पड़ोगे तो डेफिनेटली आई विल एग्री दैट यू आल्सो विल फील डिस्प्लेजर एंड आप भी चलो ठीक है यार कल देखेंगे, ऐसा होता है, मैं तो ऐसा मानता हूँ। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि किसी के साथ कोई धांधलेबाजी हो, तो धांधलेबाजी अगर किसी के साथ हुई है तो वो गलत है और ऐसी नहीं होनी चाहिए। क्योंकि देखो ये मेरी तीसरी नौकरी है सरकारी, ठीक है, और सरकार का मेरा अच्छी एक्सपीरियंस है। पहली नौकरियों में अच्छी खासे नौकरी करके आया हूं, तो मुझे सब पता है कि भाई हम कितने भी कर लें, कितना भी सारे मेजर्स अपना लें, सारी कितनी चीजें कर लें, बट कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत खामियां रह जाती हैं, क्योंकि आफ्टर ऑल वी आर ह्यूमन बीइंग और होगा। लेकिन वो गलती इतनी नहीं होनी चाहिए कि जिससे किसी भी दूसरे आदमी का फ्यूचर खत्म हो रहा हो। सर धन्यवाद बहुत बहुत आपका। अभी कुछ लोग और शायद कुछ अपना विचार विमर्श करना चाहेंगे, कुछ और बताना चाहेंगे। डॉक्टर साहब आप ही कुछ बताइए ओवरऑल। नहीं मैं तो मनीष सर कुछ बोलना चाह रहे जी। हाँ सर, मैं बोलना चाह रहा हूँ, ये बात हो रही थी। हाँ जी, सबसे बड़ी कोई भी परीक्षा में सुरक्षित नहीं है, अगर उसमें कोई भी खामी, अभी आपने देखा होगा व्यापम घोटाला। अच्छा सर, एक इम्पोर्टेंट बात, फिर से ये एक बार डिस्कनेक्ट हो जाएगा, प्लीज वापस उसी लिंक पे क्लिक करके वापस ज्वाइन कर लीजिए। 1 मिनट में फिर से ये डिस्कनेक्ट हो जाएगा, तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि फिर से आप वापस उसी लिंक पे क्लिक करके इस मीटिंग को कंटिन्यूस रखिए। जी बोलिए सर। जी मैं कहना चाह रहा था, व्यापम घोटाला हुआ था, उसके बाद एमपी में सारे एग्जाम होते हैं नॉर्मली। आप मान लीजिए एंट्रेंस एग्जाम जो है वहाँ का बीएड या और भी अन्य एग्जाम हो रहे हैं, वो सब ऑनलाइन हो रहे हैं वहाँ पे। जब आप एग्जाम देते हो, एग्जाम हॉल में ही जैसे आप फाइनल सबमिट करते हो, आपने जो भी पुटअप किए हैं क्वेश्चन, मान लीजिए 150 क्वेश्चन आपने पुटअप किए हैं, उसमें आपके कितने मार्क्स आए आपको तुरंत पता चल जाता है। ऐसा यहाँ क्यों नहीं कर रहे हैं? ये कारण यही है कि यहाँ घपला करना है इनको। गवर्नमेंट की इच्छा शक्ति नहीं है, वो चाहती नहीं कि परीक्षा ईमानदारी से हो। और ऐसा बहुत जरूरी नहीं है। आप ये सोचिए, इनके सब सक्षम है, सरकार चाहे इस एग्जाम को बड़े आसानी से, बड़े तरीके से करा सकती है। आप